हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी प्रथम कहानी आंटी सबको बहुत पसंद आई, काफ़ी लोकप्रिय हुई, काफ़ी लोगों ने इसको सुना और कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भी कमेंट्स आए जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग मेरी कहानियाँ जो कि बहुत ही साधारण डे टू डे लाइफ पे आधारित हैं, उनको आप लोग पसंद कर रहे हैं और उनको आत्मसात कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो मैं कहानी आप लोग के लिए लेके आई हूँ, ये भी मेरी प्रकाशित पुस्तक तुम्हारी कहानी से है। और इस कहानी का नाम है साहिल। और जैसा कि नाम से समझ में आता है, साहिल का अर्थ होता है मंजिल। चाहे वो किसी कैरियर की मंजिल हो, चाहे वो किसी की जीवन की मंजिल हो, या नदियाँ की मंजिल हो, नदी जो अंततः समुद्र से मिल जाती है और उसी में विलीन हो जाती है। तो मेरी ये कहानी जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से है। एक यंग लड़की की कहानी है और वो कैसे कैसे आगे बढ़ती है, ये आप देखेंगे। और लगभग ये कहानी समझिए 80 के दशक की है, 81 के आसपास की। तो आपको उसी समय का बैकग्राउंड इसमें दिखाई देगा। तो चलिए सुनते हैं मेरी कहानी साहिल। और मैं स्मिता माथुर और मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। साहिल। बात उस समय की है जब हम इलाहाबाद की आनंदपुर कॉलोनी में रहते थे। उसके पहले हमारा घर गंगा के किनारे टीले पर बसा हुआ था। वेगवती गंगा की लहरें बाहर वरांडे से और घर की हर खिड़की से देखी जा सकती थी। उगते सूरज में स्वर्णिम होता आकाश और नदी, और शाम को डूबते सूरज में लाल गुलाबी होती नदी और आकाश। सूर्य की स्वर्णिम किरणें नदिया पर स्वर्ण का पुल बनाती थी। किनारे पर गुलमोहर के पेड़ लाल आकाश के साथ मिल जाते। दूर चमकती टीवी की टावर रात में बेहद सुंदर लगती। उसका उतना ही चमकता प्रतिबिंब पानी में परिलक्षित होता। कभी कभी कोई नाव और तैराक भी दिख जाते। गर्मियों में भैंसें दूर तक उस पानी में नहाती। हम सब अल्लड़ किशोर अवस्था के बच्चे हाथ में हाथ डाले गंगा की कोमल बालू पर दूर तक नंगे पैर जाते। चलते चलते पैर बालू में धंस जाते। चांदनी रातों में चमकते चंद्रमा के साथ मद भरे रोमांटिक गाने भी गाते। वहाँ हमारे साथ एक रेनू दीदी रहती थी। हमारे साथ मतलब हमारे पड़ोस में। रेनू दीदी बहुत सुंदर गाती। वह एमए करने के साथ त्याग संगीत समिति से वोकल म्यूजिक में 4th ईयर भी कर रही थी। 5 फुट 3 या 4 इंच लंबी दीदी गोरे और भरे बदन की थी। वो ही हम लोगों की लीडर थी। हमारे घर एक ही कोठी को 2 भागों में बांटकर बनाए गए थे। सामने का हिस्सा हमारा और पीछे का रेनू दीदी का था। हमारे आंगन में बीच में एक दीवार थी जिसको फलांग कर आवाज़ें इधर से उधर आती जाती रहती थी। उनके घर में क्या हो रहा है हमें सब सुनाई देता था, और शायद हमारे घर की आवाज़ें उनको भी सुनाई देती होंगी। घुंघराले बालों को रेनू दीदी कभी खुले रखती और कभी पोनी बांधती। उनके पास इतने सूट थे कि कभी कभी ही उनकी कोई ड्रेस रिपीट होती। बस उस समय कॉन्टैक्ट लेंस का चलन ना होने के कारण वह सुनहरे फ्रेम का चश्मा पहनती। उस ज़माने में उनके घर में टेप रिकॉर्डर था। जब सिर्फ हम लोग के घर में रेडियो था, उनके घर में टेप रिकॉर्डर भी था, जो बहुत बड़ी बात लगती थी।
जिसके साथ में वह दिन भर गाने गाती। मम्मी पापा की बड़ी लाडली और 2 स्मार्ट छोटे भाइयों की दीदी। दिन रात उनके घर से ठहाकों की आवाज़ आती। कुछ दबे हुए व्यक्तित्व और सीधी सादी होने के कारण मैं उनके हीरोइन जैसे व्यक्तित्व से बड़ी फैसिनेटेड रहती। जब दीदी की 20वीं सालगिरह मनाई गई तो सभी बच्चों को बुलाया गया था। घर में बने केक और राजमा पूरी से हमारा स्वागत हुआ था। कुछ लंबी सी और गट्ठे बदन की उनकी मम्मा हल्की फुल्की बीमार रहती, अतः घर जनरली दीदी ही संभालती। घर को वो कंचन से चमका कर रखती और रोज़ स्पेशल डिशेस बनाती। कभी कभी उनके बुआ के बच्चे आ जाते तो घर में और भी हो हल्ला होता। एक बार दीदी की एक मैरून कलर का सूट चाहिए था। उनके दुपट्टे से मैचिंग के लिए उन्होंने पूरा सिविल लाइंस और कटरा छान मारा था और फिर बेमन से एक बहुत महंगा कपड़ा लेकर आई थी। मैं थी घर की सिली फ्रॉकों और अक्सर गिफ्ट में मिले हुए कपड़ों के सूट पहनने वाली। मुझे बड़ा अजीब लगता। अक्सर मैं ढीले ढाले कुर्ते सिलती जिसे दुपट्टे ना खरीदने पड़े। एक दुपट्टा भी उस समय बहुत महंगा आता था, अतः दुपट्टे से मैच करके सूट लेना तो मेरी कल्पना से बाहर की चीज़ थी। आज इस उम्र में आकर मैंने उन लहराते दुपट्टों का शौक पूरा किया है। उन दिनों हम लोग साइकिलों में घूमते, साइकिल से कॉलेज जाते और उसी से कभी स्विमिंग सीखने और कभी संगीत। बड़े बहारों के दिन थे। ये कहानी लंबी है तो हो सकता है 2-3 पार्ट्स में फिनिश हो। हमारे घर के पास एक और घर था जिसमें एक बंगाली क्रिश्चियन फैमिली रहती थी। जहाँ हम सरकारी घर में रहते थे उनका अपना पुराना बंगला था। वे लोग 2 भाई बहन थे, बड़ा बेटा डेविड और छोटी पिंकी। डेविड रेनू दीदी से 1 साल छोटा और पिंकी मुझसे 1 साल छोटी थी। जहाँ मैंने नया कॉलेज ज्वाइन किया था वह 11वीं में थी। वह कुछ चौड़े चेहरे और चौड़ी कदकाठी वाली लंबी लड़की थी। उसका भाई दुबला पतला और साधारण कदकाठी का था। पिंकी भी हम लोगों के साथ स्विमिंग जाती। उन दिनों अड़ोसी पड़ोसी परिवारों में आपसी मेलजोल बहुत होता था। आज की तरह नहीं कि टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर गेम्स में बिजी बच्चे आपसी मेलजोल से मिलने वाली वास्तविक खुशियों से अनजान एक वर्चुअल दुनिया में ही खोए रहते हैं। ऊपर से कोविड नाम की भयानक बीमारी ने तो सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, और कोरोना को मास्क के साथ जैसे नारों को ही जीवन का मंत्र बना दिया है। बहरहाल तब रेनू दीदी का काफ़ी समय उस बंगाली क्रिश्चियन परिवार में बीतता था। वहाँ कभी वह आंटी के साथ केक बनाती और कभी आंटी का फेशियल करती। उन दिनों अक्सर इधर उधर आते जाते हम बच्चों को सांप भी मिल जाया करते थे, लेकिन हम सांपों से डरते नहीं थे, बल्कि उनको सताकर भागते और हंसते। शायद वो सही नहीं था, लेकिन बच्चे ही तो थे। एक बार ऊपर वाले घर में बाथरूम की नाली में एक सांप फंस गया था। तब आंटी ने नाली में गर्म खौलता पानी डाल दिया था। सांप फनफना कर नीचे निकल आया था। एक आध बार तो हमारे बाथरूम में पट्टे के नीचे सांप था, गोल्डन ब्राउन कलर का, और उसके बाद कई दिन तक नहाने में डर लगता रहा था कि कहीं सांप न निकल आए। उन दिनों मम्मी जब जाड़ों में मामा जी के घर जाती, मम्मी को जाना पड़ता था, उनको जाड़ा नुकसान करता था, तो वो 2-2 महीने के लिए भिलाई चली आती थी मामा जी के पास। तो घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती।
कभी आटा ख़त्म हो जाता, कभी बेसन। मैं रेनू दीदी की मम्मी से पूछ पूछ कर खाना बनाती, और जब बुनाई करते हुए मेरे फंदे गिर जाते तो वरांडे में धूप में बैठकर आंटी ही फंदे उठाती। जब कभी मम्मी की याद आती तो वही हमें प्यार भी करती। उन दिनों मेरी और 9वीं में पढ़ने वाले मेरे छोटे भाई की खूब लड़ाई होती। हम दोनों अकेले बच्चे थे, बाकी दोनों भाई हॉस्टल चले गए थे। एक बार उसने मेरे हाथ से मैगज़ीन छीनकर उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था कि हर समय मैगज़ीन पढ़ते रहते हो, हमसे बात नहीं करते। अक्सर मैं रात को जीन्स और टॉप पहनकर ही सो जाती और सुबह उठकर उन्हीं कपड़ों को पहनकर बिना नहाए कॉलेज चली जाती। मम्मी की अनुपस्थिति में हमें कोई बोलने वाला तो था नहीं। मतलब पूरा थे कि रेनू दीदी जैसी स्मार्ट लड़की और मेरे जैसी एकदम ही लापरवाह और लड़की। वहीं एक कोठी और थी जिसमें एक रिटायर्ड कर्नल रहते थे। उनका एक बड़ा ऊंचा एल्सीशियन कुत्ता था। वह और रेनू दीदी का छोटा पामेरियन कुत्ता, जिसे वह काफ़ी नाम से पुकारती थी, कॉफ़ी कॉफ़ी, दोनों अक्सर एक दूसरे को देखकर भौंकते रहते। एक बार कॉफ़ी और वह एल्सीशियन आपस में लड़ रहे थे। उसी समय मैं कॉलेज से आई थी और जैसे ही साइकिल से उतरी, उस बड़े कुत्ते ने मेरे पैरों में काट लिया था। डर और दर्द के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तब वह अंकल आंटी मुझे बड़े प्यार से अपने घर के अंदर ले गए थे और डेटॉल से मेरी चोट पोंछी थी। बेटा घबराओ नहीं, हमारा डॉग वैक्सीनेटेड है। उन कर्नल साहब की बड़ी बड़ी मूंछें मुझे अभी तक याद हैं। रेनू दीदी अक्सर अपने कॉफ़ी को गोद में लेकर घूमती। उनका छोटा सा डॉगी था, वो कौन से होते हैं कि खूब बड़े बड़े बाल होते हैं, घने घने सुंदर, वो वाला, शायद पामेरियन डॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं। उससे वह ऐसे बातें करती जैसे कोई बच्चा हो। उसको गोद में लेकर वह खाना भी बना लेती। संडे को उसको नहलाने का काम भी वही करती और चिमटी से उसके बालों से चिल्लड़ निकाल कर डेटॉल के पानी में डालती, इन लोग के जो थोड़े छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। एक बार जब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, तब रेनू दीदी ने ही मेरी बहुत केयर की थी। बरसात आने पर जैसे जैसे नदी का पानी बढ़ता गया, बांध तक फैली पूरी रेत पर गंगा का पानी लहराने लगा। पानी ने उठते उठते पूरे टीले को घेर लिया। सिर्फ एक तरफ बांध से आने वाला रास्ता सड़क से जुड़ा था। बरसात की रात में झींगुरों की झनझन और मेंढकों की टर्टर में चारों ओर फैला काला पानी और भी भयानक लगता। लेकिन हम बच्चे तब भी मस्त घूमते। बाहर से आने वाले लोग तो बहुत डरते, तुम लोग कहाँ पानी के बीच में रहते हो। और हम लोग वो वाला गाना है ना, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। तो रेनू दीदी और हम लोग मस्त बालू में घूमते थे और गाने गाते थे। तो ये तब की बात है, गर्मियों में जब नदी अपने स्थान पे थी, और बरसात में तो नदी पूरी फैल गई थी, पूरे टीले को चारों ओर से घेर लिया था। उस टीले की वजह से गंगा ब्रिज के एक पिलर की नींव में कुछ हो गया था, जिससे बाकी पिलर्स पर जोर पड़ता था। सरकार ने आदेश दिया था कि इस टीले पर स्थित तीनों घरों को तोड़ा जाए और टीले को समतल किया जाए। जब वरांडे के सफ़ेद चमकते गोल खंभों पर मजदूरों के हथौड़ों के कठोर प्रहार पड़े, तो एक एक प्रहार हमारे दिल पर पड़ रहा था। आनन फानन में ठेला गाड़ियों पर सामान लाद कर
हम लोग आनंदपुर कॉलोनी के छोटे से घर में शिफ्ट हुए थे। इतना बड़ा और सुंदर घर किसी सौंदर्य प्रेमी प्रिंसिपल साहब ने नदी के किनारे बनाया था। उसका ऐसा हश्र देखा नहीं जाता था। हम बच्चे जब अलग हुए तो बहुत रोए थे। नदी के किनारे बैठकर खेली अंताक्षरी और वे चांदनी रातें हमें बहुत याद आती। ऐसा खुला खुला नदी का किनारे छोड़कर आनंदपुर कॉलोनी का छोटा सा फ्लैट हमें अच्छा नहीं लगता था। उन 5 मंजिला इमारतों में हर एक ब्लॉक में 20 फ्लैट थे। ऐसे बहुत सारे ब्लॉक लाइन से बने हुए थे। सामने एक पार्क था और एक सड़क। अब हम उस सड़क पर घूमते, लेकिन नदी की कोमल बालू का स्पर्श हमें बार बार याद आता। बाकी सब लोग कहाँ कहाँ चले गए हमें कभी पता नहीं चला। न जीवन में कभी उनसे दोबारा मुलाकात हुई। तो रेनू दीदी भी उसके बाद कहाँ शिफ्ट हो गई हमें नहीं पता लगा। लखनऊ में रही या उनके पापा का ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन उनकी वो जो चंचल और खूबसूरत इमेज थी वो मेरे माइंड में बड़े स्ट्रांगली बैठी हुई थी, जो आज तक है। तो अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगी और आशा है कि आपको भी गंगा नदी के किनारे की ठंडी ठंडी सॉफ्ट बालू याद आ गई होगी, जिसमें हम लोग छोटे थे तो चलते थे, कभी मंदिर बनाते थे, कभी घर बनाते थे। नदी का एक अलग ही होता है और उस बहती हुई नदी को देखने का आनंद भी अलग होता है, अलग ही ठंडक होती है। उसके ऊपर से जो हवा लहरा के आती है उसकी भी अलग ताजगी होती है। तो बस मैं ऐसे आप लोग को कहानियाँ सुनाती रहूँगी। और अभी इसका अगला पार्ट तो आपको इसी एपिसोड में नीचे दूसरा पार्ट 2 मिल जाएगा। दोनों पार्ट्स में इकट्ठे ही डालूँगी जिससे आप लोग अगली कहानी सुन पाएँ। और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजिए। मुझे आपके कमेंट से बहुत हेल्प होती है। कुछ लोगों ने कहा था कि म्यूज़िक लाउड है, तो इस बार मैंने ध्यान रखा है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक हल्का रहे, जिससे आप लोग को मेरी आवाज़, जो कि प्राकृतिक रूप से थोड़ी हल्की ही है, सुनाई दे जाए। तो चलिए, बहुत सारे प्यार सहित आपकी सहेली स्मिता माथुर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू।